मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज फिर आप लोगों के सामने द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इट्स वेरी सेंसेशनल टॉपिक। एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है ना, जिसको हम लोग को अटेंशन में रखना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। और वो टॉपिक जो है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ना। विमेन एम्पावरमेंट जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। इसके पहले जो हम एक टॉपिक पढ़े थे उसी तर्ज पे आधारित था, है ना। विमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण पर आधारित था। और आज भी जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दैट इज ऑल्सो अबाउट जेंडर इक्वालिटी, हाँ, लैंगिक जो समानता है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ चर्चा हम लोग को करना होगा कि एक लाइन हमने इसके पहले वाले वीडियो में बोली थी कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, सिर्फ यही जो है सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छे क्वालिटी, है ना, एक क्वालिटी का समाज, एक अच्छे संस्कार वाला समाज बना सकता है विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ, है ना। और विमेन एम्पावरमेंट जो है एक अच्छे ग्रोथ के तरफ जो है लीड करता है ना। विमेन एम्पावरमेंट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बेटर ग्रोथ। अब जो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना, तो उनको जो एम्पावरमेंट देना है, उनको सशक्त बनाना है, तो किस क्षेत्र में सशक्त बनाना है, तो उनको बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव थिंग ओके टू बी डिस्कस्ड, है ना। उसको सोचना होगा हम लोग को। तो उनको जेंडर इक्विटी देना होगा। अगर हम चाहते हैं, है ना, कि महिला जो है एक कंधे से कंधा मिलाकर देश के डेवलपमेंट में अपना सहयोग करे, अपना भागीदारी निभाए, तब उनको जेंडर इक्विटी देना होगा। उनको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देना होगा, है ना। उनको इक्वल पे फॉर वीमेन का जो एक सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, बात आती है कि जो एम्पावर है ना, जो सशक्तिकरण है महिला का, वो आएगा कैसे, है ना, उनको कैसे सशक्त किया जाएगा, है ना। तो अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। लोगों में अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन इसके बावजूद, है ना, जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, इज़ द ओनली वे, है ना। सिर्फ एक चीज़ है जिसको हम लोग अपना कर, जिसके रास्ते पे चलकर हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, एंड इट इज़ नथिंग बट एजुकेशन। एक एजुकेशन ही हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसका यूज करके, है ना, हम विमेन को एक सशक्त नारी, है ना, एक सशक्त भारत का ये निर्माण कर सकते हैं, है ना। अब शिक्षा बात की जाए कि शिक्षा ही क्यों, है ना, कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्यों नहीं है। क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होगी कि लोगों में अवेयरनेस आएगा, है ना। लोग शिक्षित हैं, दैट्स अनदर थिंग। लोगों में अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है ना। क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षित परिवार से हैं, है ना, बहुत सारे जो शिक्षित देश हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग सम मिसडीड्स, ओके। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और अगर अवेयरनेस आ गया, और वो अवेयरनेस किस तरह का होगा, लोग शिक्षित होंगे तो उनको अपने सोशल स्टेटस के बारे में पता चलेगा, उनके साथ हुए इनजस्टिस के बारे में पता चलेगा, कहाँ कहाँ पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको कहाँ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में पता चलेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना किसको कहते हैं, है ना। विमेन ऑलवेज रिमेन इंडिपेंडेंट, ओके, ऑन द मेल। सो उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या होता है इसका समझ में आएगा। एंड दैट्स वाई एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ओनली एजुकेशन विल स्टिमुलेट अवेयरनेस इन द विमेन, ओके। अब एक बात आती है कि चलिए एजुकेशन हम दे देते हैं, फिर भी हम अपने समाज में बात किए जाता है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा होता है, ओके। एक सोचने का जो है सोच सकते हैं कि जैसे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो हम अपने जब आसपास के लोगों में देखते हैं, ग्राउंड्स पे देखते हैं, है ना, रियलिटी जब देखी जाती है, तो हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ भी पॉपुलेशन, उनके यहाँ भी जो जनसंख्या है बहुत है ना, उनके भी 2 बच्चे 4 बच्चे उनके यहाँ भी हैं। तो क्या एजुकेशन ये तरीका नहीं है ना। एक सोशल स्टार्टम पे देखा जाए, है ना, एक सोशल लेवल पे देखा जाए, है ना, तो सभी वर्ग के लोग के पास क्या है, एक सोशल बायस्ड थिंकिंग होता है ना, एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि इवन इन द एजुकेटेड एंड डेवलप्ड सोसाइटी, है ना, पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण उन लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है उन लोगों में। एंड दैट्स वाई विमेन एम्पावरमेंट जो है, उनके सामने बहुत सारी हिंड्रेंसेस, बहुत सारे बाधाएं, हर्डल्स आ जाती है, ओके। बात हुई अब एक बात और हम लोगों को करना है, दैट इज रूरल। अगर जो हम देहात के गांव में, रिमोट एरिया में चले जाएं, तो वहाँ पे जो वुमेन का कंडीशन है ना, जो विमेन का कंडीशन है, दैट इज वर्स, ओके।
दैट इज़ वॉर्स, वो बहुत ही बदतर है ना। वहाँ की वीमेन को ना तो हेल्थ का सुविधा है ना, लोग माल न्यूट्रिशन का वहाँ शिकार होते हैं, है ना। रिपीटेड चाइल्ड बियरिंग होता है वहाँ पे, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं किया जाता है, और दैट्स अल्टीमेटली वो क्या रिजल्ट होता है रिपीटेड चाइल्ड बियरिंग में, है ना। लैक ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे, है ना, लोगों को एक्सेस नहीं है एजुकेशन तक। दैट्स वाई वीमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज इज अंडर कवर, ओके, वो इसलिए कवर होता है रूरल एरिया में। बहुत सारे वहाँ के जो वीमेन है उनको फेस करना पड़ता है हिंड्रेंसेस को, हर्डल्स को, है ना। बट वी विल हैव टू कीप इन माइंड दैट वीमेन्स पार्टिसिपेशन जो है ना, only can undermine, है ना, means we can't undermine women's participation in each and every aspect of our life, है ना। women का जो भागीदारी है हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। हम अपने ज़िंदगी के, है ना, किसी भी एस्पेक्ट को देख लें, किसी भी पहलू को देख लें। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट, है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वीमेन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो वीमेन का जो भागीदारी होना चाहिए, वो ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। देश के सभी कोने में, है ना, एक समाज में, एक गांव में, एक शहर में, एक देश में, है ना, उसके विकास के लिए, एक देश को सशक्त बनाने के लिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन शुड बी ओमनी प्रेजेंट, है ना। दूसरा बात है कि वुमेन को जब हम एम्पावर करते हैं, है ना, द फ्यूचर कोई देखा नहीं है ना, बट व्हेन वी एम्पावर वीमेन, जब हम वीमेन को एम्पावर करते हैं, सशक्त बनाते हैं, है ना, तो जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है, वो ये उनका एक क्वालिटेटिव ग्रोथ होने का एक आशा रहता है कि जब हमारी जो वीमेन होगी वो सशक्त होगी, उनको एम्पावरमेंट के बारे में पता होगा, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, उनको अपने प्रिविलेजेज के बारे में पता होगा, देन दे विल they will grow the next generation, है ना, they will grow the next generation, okay, as a qualitative generation, है ना, एक क्वालिटेटिव जनरेशन की तरह उनका ग्रोथ होगा, है ना। क्योंकि वीमेन का जो एम्पावरमेंट है, दे वर्क एज ए कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट मीन्स उसकी वृद्धि को बढ़ा देता है, उनके रिएक्शंस को बढ़ा देगा, मीन्स जो फ्यूचर जनरेशन हमारे आने वाले हैं उनका ग्रोथ को बढ़ा देगा। और आज का जो टॉपिक है इसी पे आधारित है, इतना जो हम चर्चा कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई द टॉपिक इज व्हाट, जेंडर इक्वलिटी। क्या जेंडर इक्वलिटी के बारे में हम लोग को बात करना है कि इंडिया नीड्स टू व्हाट, इंडिया नीड्स टू हेल्प वीमेन टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्स। क्या है कि भारत में जो महिलाएं होती हैं उनके जॉब का, उनके काम को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, है ना। वो हमेशा क्या होते हैं, हाउस होल्ड कोर्स में वो अपना टाइम को व्यतीत करती है, और उस काम को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनके लिए उनको पे नहीं किया जाता है। और इसीलिए क्या है ना, हम ये सोचते हैं कि जो वीमेन होती है वो अपना भागीदारी जो है नहीं निभा पाती है। तो इसलिए जो इंडिया है ना, भारत जो है नीड्स टू हेल्प वीमेन, उनको महिलाओं को उनको मदद करना होगा भारत को। और किस लिए मदद करना होगा, ग्रेटर एक्सेस हो सके, उनका पहुंच बढ़ सके, और पहुंच किस क्षेत्र में बढ़ सके, जॉब और रिसोर्स में उनका पहुंच बढ़ सके। आइए तो हम लोग आज का जो, और अच्छा एक चीज़ और है कि हम लोग इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक रिपोर्ट निकला है ना, एक इंडेक्स निकला है, जिसमें भारत का जो वीमेन का एम्पावरमेंट वाला जो है ना, कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंक है 135 रैंक है, 135 आउट ऑफ 146 जेंडर गैप इक्वलिटी में, है ना। जेंडर गैप इक्वलिटी में भारत का जो इंडेक्स निकला है ना, उसका जो रैंक है भारत का 135 है 146 कंट्री में। इसीलिए इट्स अ मैटर टू बी डिस्कस्ड, ओके। इसीलिए आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस जो ये रैंक भारत का निकलता है उसको हम लोग सही कर सकें, हाउ वी कैन इम्प्रूव the status of women, okay, in our country, so that ultimately the rank will be improved। उसी पे हम लोगों को आज चर्चा करना है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, एंड दैट इज द स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन मेन एंड वीमेन इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वन। जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष हम लोग करते आ रहे हैं, है ना, और वो संघर्ष किस लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, ताकि भारत जो है जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर सके, प्राप्त कर सके, अटेन कर सके, एंड ब्रिज द गैप, और जो ये जो गैप है मेन एंड वीमेन में, जो गैप है भारत में, उसको हम लोग ब्रिज कर सकें, उसको हम लोग कम कर सकें, है ना। इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वन, ये जो टास्क है ना, एक बहुत लंबा प्रक्रिया है और एक बहुत ही टफ एंड टेंस प्रक्रिया है ना। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द मेन एंड वीमेन on the basis of gender equality is a tough and tense task,
है ना, एक टास्क जो है बहुत ही डिफिकल्ट है इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू मच बेटर फॉर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन विद ग्लोबल इंडेक्स जेंडर इंडेक्स फॉर 2021 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन वेडनेसडे, प्लेसिंग इट एट 135 आउट ऑफ 146 कंट्री। अब इंडिया के पास एक और अपॉर्चुनिटी मिला है, एक और अवसर प्राप्त हुआ है कि जो इससे ये हाफ जो पॉपुलेशन है इंडिया का, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए वो और कुछ अच्छा करें, है ना, कुछ नहीं बहुत अच्छा करने का एक और अवसर मिला है। क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम पहले इसके बारे में बताएं, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में हुआ था और इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इनके द्वारा एक इंडेक्स निकाला गया जेंडर इक्वलिटी का वेडनेसडे को, जिसमें इंडिया का जो रैंक है 135 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और इसीलिए ये जो मैटर है जेंडर इक्वलिटी का जो एक मुद्दा है हमको डिस्कस करना होगा, हमको उस पर ध्यान देना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट द न्यू डेटा India's ranking in 2001 was 140 out of 156 कंट्रीज। लेकिन जो पहले का डेटा है ना, जो पहले का एक डेटा है उसमें क्या है कि जो इंडिया का जो रैंक था, है ना, इंडिया का जो रैंक था 140 था, 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, है ना। 2021 में 156 कंट्रीज में ये रैंक निकाला गया था, जिसमें इंडिया का जो रैंक है 140 था। हार्डली ब्रिंग्स चीयर्स एज इंडिया हैज feared the lost in at least one of the parameters health and survival in which it took the last spot। क्या है कि हार्डली ब्रिंग्स चीयर्स, है ना, खुशी बहुत कम लाता है ना, लोगों में खुशी की भावना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया हैज फेयर्ड द लॉस्ट। इंडिया क्या किया है? फेयर्ड किया है। फेयर्ड मीन्स क्या होता है? फेयर मीन्स प्राप्त करना। ओके, इंडिया हैज फेयर्ड द लॉस्ट। ओके, इंडिया जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, बहुत ही खराब परफॉर्म किया है ना। और क्या वन ऑफ द पैरामीटर जो है हेल्थ और सर्वाइवल इन विच इट टुक द लॉस्ट स्पॉट, और एक और जो पैरामीटर है हेल्थ और सर्वाइवल में, जिसमें इंडिया का जो स्पॉट है, जो जगह है, वो सबसे अंतिम में है ना। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क द करेंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 डायमेंशन। और ये जो गैप, जेंडर गैप का जो इंडेक्स निकला है ना, तो इनके लिए एक बेंचमार्क तय होता है, एक स्टैंडर्ड तय होता है। मीन्स हम ऑन व्हाट बेसिस वी विल डिटरमाइन द जेंडर गैप, मीन्स हम किस बेसिस पे जेंडर गैप का डिटर्मिनेशन करेंगे, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या बेंचमार्क होना चाहिए। तो उसके लिए 4 डायमेंशंस को देखा जाएगा। और वो जो 4 डायमेंशंस है वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, है ना, मीन्स महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है अर्थ में, है ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है एंड अपॉर्चुनिटी, और उनको इकोनॉमिक को बनाने में कितना उनको अवसर मिलता है। द फर्स्ट डायमेंशन इज दिस। द सेकेंड वन इज एजुकेशनल अटेनमेंट। ओके, द सेकेंड वन इज एजुकेशनल अटेनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों, जो महिलाएं हैं, है ना, उनको किस हद तक एक्सेस मिल पाता है एजुकेशन पाने के लिए, है ना, एजुकेशन पाने के लिए किस हद तक, किस एक्सटेंट तक उनको एजुकेशनल अटेनमेंट मिलता है। द थर्ड वन इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। ओके, एंड द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मीन्स ये 4 डायमेंशन है जिसके आधार पे, है ना, जिसके आधार पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो जेंडर गैप इक्वलिटी का जो इंडेक्स है, इसी 4 डायमेंशन के आधार पर निकालता है। ओके, इंडिया रैंक्स पुअरली एमंग इट्स नेबर्स एंड इज बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, द मालदीव्स एंड भूटान। और इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ही पुअर है ना, बहुत ही खराब है, एक्सट्रीमली बैड है। और ये अपने नेबर्स, जो इनके जो पड़ोसी हैं इंडिया का, दैट इज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड भूटान, ये इससे भी पीछे हैं। अब हम सोच सकते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, है ना, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेमेन इन इंडिया। ओके, मीन्स अपने नेबर्स से, है ना, इंडिया पीछे है ना। ये हमको दर्शाता है और ये दिखाता है कि जो महिलाओं का जो हम लोग बातचीत करते हैं, इतने जो प्रावधान निकाले गए हैं सरकार के द्वारा, इतने इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं, और उसके बावजूद इंडिया जो है इतना पीछे है। कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है ना, जो इनिशिएटिव्स का इम्प्लीमेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ किताबी है ना। हमको रियलिटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रभाव कहीं दिख नहीं रहा है। और वो बहुत सारा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा निकाला गया था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला शक्ति केंद्र, है ना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले गए थे। बट इवन देन ओके, हम लोग देख सकते हैं कि महिला का जो स्टेटस है ना, हमारे समाज में किस तरह का है। ओनली ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स देन इंडिया, है ना, इन द रीजन। अब सिर्फ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स देन इंडिया। इंडिया से जो बहुत कम है ना, बहुत पीछे है, बहुत खराब परफॉर्म किया, वो इंडिया, ये पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान है ना। इससे हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ओके,
In 2022, coming on the back of pandemic war and economic crisis, the global gender gap has been closed by 61%, which means that at the current rate of progress, it will take 132 years to reach full parity. अगर कोरोना के बाद देखा जाए, जो पैंडेमिक कोरोना का आया था, ऑन द बैक ऑफ पैंडेमिक वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्लोबल जेंडर गैप हैज बीन क्लोज बाय 68%, है ना, 68%। और इसका मतलब ये है कि अगर करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस देखा जाए, जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि जेंडर पैरिटी होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, तो इस क्षेत्र में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस स्ट्रगल को अटेन करने में अगर इस प्रोग्रेस से चला जाए तो इट विल टेक 132 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी। हमको फुल्ली जेंडर इक्वल ये कंट्री होने में, यानी कि जेंडर इक्वालिटी को फुल्ली अटेन करने में हमको 132 साल अभी और लगेंगे। ओके, तो ये स्लगिश है ना, जो प्रोग्रेस है, एक स्लो जो प्रोग्रेस है, इट विल टेक 132 ईयर्स। समझ सकते हैं कि 132 साल हमको जेंडर इक्वल, है ना, जेंडर इक्वल देश होने में लगेगा। Among all the regions, it will take the longest for South Asia to reach the target 97 years due to broad stagnation in gender parity scores in the region. लेकिन जो साउथ एशिया कंट्री है ना, साउथ एशिया के जितने भी कंट्री है, उनको टारगेट तक पहुंचने में 197 साल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड स्टैग्नेशन इन जेंडर पैरिटी स्कोर्स, जो जेंडर पैरिटी स्कोर्स था उसमें बहुत ही स्टैग्नेशन हुआ है, मीन्स लैक ऑफ डेवलपमेंट। कुछ ये एक तरह से होता है जल जमाव, उसी तरह से जम गया है ना, डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द साउथ एशियन कंट्री विल टेक 197 ईयर्स व्हाट टू अचीव द गोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। There have been enough numbers from the ground to indicate that India, with a female population of approximately 66 crore, has faltered on the road to gender parity. बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो ये इंडिकेट कर सकता है, जो दर्शा सकता है कि जो इंडिया है विथ अ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 66 करोड़, है ना, जिसमें जहाँ इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है फीमेल का वो 66 करोड़ है, हैज फाल्टर्ड ऑन द रोड टू जेंडर पैरिटी। मीन्स उस रोड पे इंडिया जो है लड़खड़ाया है, जो रोड लीड करता है जेंडर इक्वालिटी पे। मीन्स एक भारत एक ऐसा देश जहाँ पे 66 करोड़ पॉपुलेशन है फीमेल का, और उस फीमेल का जो हम लोग फीमेल को जो एक इक्वल फीमेल मीन्स जेंडर के इक्वल ये मेल का इक्वलिटी में रखना चाहते थे, और उस रोड पे जो हम स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े थे, कहीं ना कहीं भारत जो है उस रोड पे लड़खड़ाया है। और हम लोग इंडिया विल टेक मच ऑफ टाइम, ओके, 132 ईयर्स टू रीच दैट गोल। मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग लड़खड़ाए हैं। इन द पैंडेमिक ईयर्स एज इनकम श्रैंक, women faced hurdles on every front from food, health and education for the girl child to jobs, है ना। इन द पैंडेमिक ईयर्स, जब कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, इनकम क्या हुआ था, श्रैंक हुआ था, इनकम बहुत ही संकुचित हो गया था, सिकुड़ गया था, मीन्स बहुत ही कम हो गया था। विमेन फेस्ड हर्डल्स ऑन एवरी फ्रंट, विमेन को हर फेसेट पे, है ना, हर फ्रंट पे उनको हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा था, बाधाएं का सामना, हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ तक कि फूड के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, फॉर द गर्ल चाइल्ड टू जॉब्स, है ना, जॉब्स के लिए भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लेटेस्ट ANFHS डेटा 2019-21 का जो ANFHS डाटा है, यानी कि डेटा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का जो डेटा है वो 2019 और 21 में शो दैट 57% ऑफ वीमेन आर एनेमिक, है ना। उनको एनीमिक मीन्स जो एनीमिया का बीमारी है ना, तो जो एनीमिया की ये बीमारी से जो ग्रसित है दैट इज एनेमिक, तो जो 57% ऑफ वीमेन है वो एनेमिक हैं, है ना, अप फ्रॉम द 53% इन 2015 और 16। जो क्या है 2015 और 16 का जो 53% है उससे अप है। ओके, दाउ 88.7 ऑफ मैरिड वीमेन पार्टिसिपेट इन की हाउस होल्ड डिसीजन। हालांकि जो 88.7% जो मैरिड वीमेन है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो पार्टिसिपेट करती है, मीन्स अपना भागीदारी निभाती है इन की हाउस होल्ड डिसीजन, घर के जो कोर्स होते हैं, घर के जो हाउस होल्ड्स हैं उनके की डिसीजन मेकिंग में। ओके, ओनली 25.4% ऑफ वीमेन एज्ड 15 से 49 ईयर्स हु वर्क इन द लास्ट 20 मंथ्स वर पेड इन कैश। मीन्स क्या हुआ कि सिर्फ जो पहला तो है जो 88.7% जो मैरिड वीमेन है वो पार्टिसिपेट करती है हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में, और दूसरा है कि जो 25.4% वीमेन है जिनका एज 15 से 49 ईयर्स तक है, वो जो लास्ट 12 मंथ मीन्स 2019 और 21 का जो लास्ट 12 मंथ काम किए हैं उनको कैश पेमेंट किया गया है ना। दिस इज द रियलिटी। ओके, women having a bank account or saving account that they
themselves use have increased to 78.6%। एक बात है कि जो विमेन जो बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट रहे हैं जिनके पास है और जो अपने अपने खुद यूज करती है ना, हैव इंक्रीज टू 78.6%, उनका नंबर बढ़ा है, दैट इज 78.6% हो गया है विद स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री जन धन योजना हेल्पिंग। और किसके मदद से? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम जो इनिशिएटिव्स चलाया गया था उसके मदद से। बट विमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स हैज श्रंक, लेकिन विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, विमेन का जो भागीदारी है लेबर फोर्स में, वो श्रैंक हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पे कमी आया है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE डेटा, in 2016 and 17 about 15% women were employed or looking for jobs, है ना। 2017 16 और 17 का जो डेटा है CMIE के द्वारा जो निकाला गया था उसमें इसमें ये था कि जो 15% विमेन है वर एम्प्लॉयड, या तो वो एम्प्लॉयड है और वो जॉब के लिए लुक कर रहे हैं, मीन्स जॉब देख रहे हैं, है ना। दिस मेट्रिक डिप्ड टू 9.2 इन 2021 और 22। लेकिन ये जो मेजरमेंट है, ये जो डेटा है वो क्या हुआ था 21 और 22 में 9.2% हो गया है। मीन्स सभी जगह क्या है, विमेन का जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं कमता हुआ हमको नजर आ रहा है। और यही हम लोग को आज कैसे सुधारना है ना, हाउ वी विल इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ विमेन इन आवर सोसाइटी, दैट्स वाई व्हाट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, है ना, विमेन कैन पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम लोग को क्या क्या स्टेप्स लेना होगा, सरकार को क्या क्या इनिशिएटिव्स लेना होगा, नॉट ओनली इनिशिएटिव्स, दे विल हैव द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री विल हैव टू थिंक अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्कीम, है ना, दैट इनिशिएटिव्स मीन्स सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पे सोचना होगा कि उसको अच्छे तरह से रेगुलेट किया जाए, उसको अच्छे तरह से ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू इंप्रूव इंडियाज एबिजिमल रैंकिंग इज टू डू इट राइट बाय वीमेन, है ना। जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे बेस्ट वे है किस लिए, तो इंप्रूव इंडियाज एबिजिमल रैंकिंग। जो एबिजिमल रैंकिंग है, एबिजिमल मीन्स क्या होता है, एक जो एक्सट्रीमली बैड है ना, मीन्स जो रोस्ट है ना, जो रोस्ट बोल सकते हैं, जो रोस्ट रैंकिंग है इंडिया का, तो उसको इंप्रूव करने का जो सबसे अच्छा तरीका है तो टू डू इट राइट बाय विमेन। मीन्स हमको विमेन को इक्वली ट्रीट करना होगा, फेयरली ट्रीट करना होगा। ओके, डू इट राइट होता है, डू राइट बाई मीन्स होता है टू ट्रीट फेयरली, व्हाट टू ट्रीट फेयरली। ओके, मीन्स विमेन को हमको इक्वली ट्रीट करना होगा, फेयरली ट्रीट करना होगा, एंड ओनली देन व्हाट वी कैन इंप्रूव द एबिजिमल रैंकिंग ऑफ इंडिया। ओके, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रैंकिंग निकाला जाता है उसमें हम रैंकिंग को सुधार सकते हैं। फॉर दैट इट इज इंपेरेटिव टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन। और इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हमको ये इंपेरेटिव हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। विमेन का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को बढ़ाना होगा, प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाना होगा, है ना, इन लीडरशिप पोजीशन, मीन्स लीडरशिप पोजीशन पे, है ना, एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, सो दैट वीमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स, ताकि क्या हो सके, वीमेन को एक्सेस हो सके, उनको पहुंच मिल सके जॉब्स का और रिसोर्स का। इट इज अप टू द गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट के पास है टू मूव बियॉन्ड टोकेनिज्म, है ना, एंड हेल्प वीमेन ओवरकम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। अब ये गवर्नमेंट के पास है कि वो जो टोकेनिज्म का जो सिद्धांत है उनको छोड़े, है ना, उनके ऊपर सोचे, उस सिद्धांत से ऊपर सोचे और वीमेन को हेल्प करे। किस चीज़ में हेल्प करे, तो जो ओवरकम करने में, है ना, उससे ऊपर उठने में, एक स्टैगरिंग इकोनॉमी जो है ना, भारत का जो डीपली शॉकिंग इकोनॉमी और सोशल बैरियर्स है, समाज की जो बाधाएं हैं, है ना, इकोनॉमिक स्टैगरिंग बैरियर्स जो है ना, तो उससे ओवरकम करने के लिए सरकार को टोकेनिज्म जो है ना, टोकेनिज्म क्या होता है, मीन्स एक ऐसी प्रैक्टिस ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग समथिंग, ओके, ओनली टू प्रिवेंट क्रिटिसिज्म, है ना, ये मीन्स क्रिटिसिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स सरकार का क्रिटिसिज्म ना हो, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ करना, ताकि क्या हो सके, एक अपीयरेंस दिया जा सके लोगों को कि लोगों को क्या है ना कि फेयरली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो टोकेनिज्म का सिद्धांत है, मीन्स जो आप ये दिखाते हैं लोगों को कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है, किया जाता है, चाहे वो सेक्स के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, क्रीड के आधार पर हो, तो ये टोकेनिज्म कहलाता है। तो इसके ऊपर उठना होगा सरकार को, और उनको क्या करना होगा, जो स्ट्राइकिंग इकोनॉमिक और सोशल बैरियर्स है, ताकि महिलाएं क्या कर सके, उससे ओवरकम कर सके। ओके, अब यहाँ पे लास्ट होता है एडिटोरियल, और आशा करते हैं कि ये एडिटोरियल जो है वो आपके मोरालिटी को कहीं ना कहीं, है ना, आप में कहीं ना कहीं अवेयरनेस को इनकरेज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एंड देयर इज नीड टू बी व्हाट, हम लोग को ज़रूरत है ना, ये अवेयर होने का, ताकि एक पढ़े लिखे होने के नाते, है ना, एक युवा होने के नाते हम समाज में क्या अवेयरनेस को फैला सकें, है ना, समाज में अवेयरनेस को फैला सकें, और एक हम सभी मिलकर, है ना, एक शपथ लेंगे कि एक सशक्त युवा, एक सशक्त नारी मिलकर, है ना, सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, है ना,
हम पहले भी जो आज का जो टॉपिक है कि सशक्त भारत का निर्माण सशक्त नारी से ही किया जा सकता है। सभी जो है बैकबोन है, जो वीमेन है ना, वो बैकबोन कहलाती है ना। कंट्री का जो बैकबोन है, इकोनॉमी का जो बैकबोन है ना, वो और मजबूत होगा जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल, है ना। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।